नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो एक बार हम फिर से हाजिर है बायो केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज लेके। तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस सेशन को जो है वो लाइक जरूर से कर दें। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। ठीक है, तो ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि फैटी एसिड से रिलेटेड होते हैं? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड एमाइनो एसिड। ठीक है, तो देखिए जो कल की क्लास चली थी इसमें हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एमाइनो एसिड को हमने देखा था। इसमें कोई भी फैटी एसिड नहीं होता, यानी कि जो हमारा लिपिड है इसमें फैटी एसिड होता है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जो लिपिड होते हैं ये फैट होते हैं। ठीक है, ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जो भी फैट है, लिपिड है, ये सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, एक्ट एस इंसुलेशन इन आवर बॉडी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि इंसुलेटर का काम करता है हमारे बॉडी में? ठीक है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो जो लिपिड है यानी कि जो फैट है ये इंसुलेशन का काम करता है, यानी कि ये हमें ठंड से बचाता है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि लिपिड्स आर क्लासिफाइड इन। तो देखिए जो कल की क्लास थी हमने वहाँ पे प्रोटीन का भी हमने क्लासिफिकेशन किया था और हमने कार्बोहाइड्रेट का भी क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और यहाँ पे डेराइव्ड प्रोटीन, इस तरह हमने प्रोटीन का क्लासिफिकेशन किया था। ठीक इसी तरह जो लिपिड होते हैं इनका भी क्लासिफिकेशन हम सिंपल लिपिड में, कंपाउंड लिपिड में और डेराइव्ड लिपिड में करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस का जो आंसर है, ऑप्शन है, वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल। ठीक है, तो फैटी एसिड के एस्टर प्लस अल्कोहल जो है वो कौन होते हैं? सिंपल लिपिड होते हैं, कंपाउंड लिपिड होते हैं, डेराइव्ड लिपिड होते हैं या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सिंपल जो लिपिड है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि इसमें क्या होता है, ये फैटी एसिड के एस्टर होते हैं। ठीक है, एस्टर जो है ये एक हमारा केमिकल ग्रुप होता है, साथ में इसमें अल्कोहल होता है। ठीक है, तो फैटी एसिड का एस्टर प्लस अल्कोहल जो है ये हमारा सिंपल लिपिड होता है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि सिंपल लिपिड इज, तो यहाँ पे सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल कौन है? देखिए हमारा फैट हो गया और वैक्स हो गया। ठीक है, फैट और जो वैक्स है ये दोनों सिंपल लिपिड होते हैं। बोथ ए एंड बी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल एंड कंटेन एडिशनल ग्रुप। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें फैटी एसिड का एस्टर है प्लस अल्कोहल भी है, इसके साथ में एक और ग्रुप है। ठीक है, तो इसे हम कंपाउंड लिपिड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने कंजुगेटेड प्रोटीन के बारे में हमने बात किया था। तो उसमें क्या था, उसमें हमारा एमाइनो एसिड था, साथ में उसमें नॉन, ठीक है, उसमें वहाँ पे नॉन एमाइनो एसिड कंटेंट भी था जिसको कि हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कंजुगेटेड प्रोटीन था। ठीक इसी तरह जो हमारा यहाँ पे फैटी एसिड है इसके साथ में अल्कोहल है और इसके साथ में एक एडिशनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड लिपिड है। चलिए तो यहाँ पर दिया गया कि एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड लिपिड। तो कंपाउंड लिपिड के एग्जाम्पल कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड, इसके अंदर लिपिड है प्लस फास्फोरस है यानी कि फॉस्फोरिक एसिड होता है। यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड, इसमें ग्लाइकोजन होगा। यहाँ पे सल्फोलिपिड दिया गया है तो इसमें सल्फर होगा, यानी कि लिपिड के साथ में इसमें सल्फर होगा, इसमें आपका ग्लाइकोजन होगा। ठीक है, या फिर कहें कि इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट होगा और फॉस्फोलिपिड में आपका फॉस्फोरिक एसिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फैट है प्लस एल्कोहल है प्लस यहाँ पे एडिशनल ग्रुप है, इसी वजह से ये सभी कंपाउंड लिपिड है। चलिए तो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट। तो जो फैट होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये इनसॉल्युबल होते हैं। किसमें? पानी में। ठीक है, ये पानी में अघुलनशील होते हैं और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे कि आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है, CCl4 जो है ये इसमें सॉल्युबल होगा। इनका कोई कलर नहीं होता, इनका कोई ऑर्डर नहीं होता है, इनका कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इनकी जो है मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होती है। ठीक है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होती है। तो ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट विद अल्कली। ठीक है, तो अगर हम फैट का हाइड्रोलिसिस करेंगे किसके साथ में? अल्कली मेटल के साथ में। ठीक है, अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे अल्कली मेटल होते हैं, ग्रुप ए के अल्कली मेटल होते हैं, ग्रुप बी के अल्कली मेटल होते हैं, खैर उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हैं फैट का विद अल्कली तो इसे हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि केमिकल चेंज ऑफ फैट इन रिजल्टिंग इन अनप्लेजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट। ठीक है,
तो जो हमारा फैट है अगर उसमें से अनप्लेजेंट, ठीक है, अगर उसमें से अनप्लेजेंट ऑर्डर आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, यानी कि उसमें से दुर्गंध आ रही है, जो उसका टेस्ट है वो खराब हो गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रैंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है कि जब फैट में केमिकल चेंज हो जाता है, इसके पहले उसका भी कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई अडर नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें रैंसिडिटी हो जाएगी तो उसमें से दुर्गंध आने लगेगी और जो उसका टेस्ट है वो खराब हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ वैक्सेज। तो वैक्सेज यानी कि मोम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बीज वैक्स, लैनोलिन वैक्स, कार्नाउबा वैक्स, तो ये सभी क्या है, ये सभी वैक्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, बीज वैक्स, लैनोलिन वैक्स। तो जो हमारे यहाँ पे बीज वैक्स है ये आपका यहाँ पे मधुमक्खियों से निकाला जाता है। तो यहाँ पे लैनोलिन वैक्स है ये सीप से निकाला जाता है, ठीक है, जो भेड़ें होती हैं। और यहाँ पे दिया है कार्नाउबा वैक्स जो है ये एक प्लांट होता है उससे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि फास्फोलिपिड जो है ये किस टाइप का लिपिड है। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे लिपिड है, फास्फोलिपिड है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका एस्टर ऑफ फैट होता है प्लस अल्कोहल होता है, साथ में इसमें क्या है, इसमें फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरस है, यानी कि इसमें एक एडिशनल ग्रुप है, इसकी वजह से ये एक कंपाउंड लिपिड है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि लिपिड कंटेनिंग सल्फर, ऐसा कौन सा लिपिड है जिसमें कि सल्फर होता है, नाम से क्लियर ये सल्फोलिपिड है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि फैटी एसिड कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैटी एसिड है जिनमें कि केवल सिंगल बॉन्ड होता है। तो देखिए आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कार्बन के बीच में एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो देखिए जब मैं केमिस्ट्री में जब मैं यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा करता था तो उस समय मैं सोचता था कि आखिरकार इस बॉन्ड को देखा किसने है। ठीक है, इस बॉन्ड को आखिरकार यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ इसको आखिरकार किसने देखा है कि जो यहाँ पे आपका कार्बन है इसके बीच में एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है या फिर तीन बॉन्ड है। तो हो सकता है इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना, उसके बाद ही हमें जो बॉन्ड है ये दिखाई दे सके। तो देखिए ऐसे फैटी एसिड जिसमें कि केवल एक सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये आपका बॉन्ड है, तो इसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड कहते हैं। और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नॉन सैचुरेटेड कहेंगे। ठीक है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे, उसे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। और अगर उसमें डबल बॉन्ड है या फिर अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। तो देखिए जो कल की क्लास थी उसमें मैंने आपको एसेंशियल, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था एसेंशियल अमाइनो एसिड के बारे में, मैंने आपको बताया था एसेंशियल अमाइनो एसिड। टोटल कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 20, इसमें से 8 एसेंशियल होते हैं, यानी कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात करें तो कितना होता है, 12। तो इसके बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। ठीक उसी तरह जो है कुछ एसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं ये हमारे बॉडी में नहीं बन सकते हैं, इनको हमें अपने डाइट के माध्यम से लेना होता है। इनका एग्जाम्पल है लाइनोलिक, लिनोलिक एंड एराकिडोइक। ठीक है, एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी एसेंशियल फैटी एसिड है, EFA है। ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलैनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, ये सभी क्या है, एसेंशियल फैटी एसिड है। चलिए तो अल्कोहल प्रेजेंट इन लिपिड, तो ऐसा कौन सा अल्कोहल है जो कि हमारे लिपिड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी यहाँ पे अगर आपका OL वर्ड आ गया मतलब उसमें अल्कोहल है, ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसमें आगे OL आ रहा है, OL आ रहा है मतलब इसमें अल्कोहल है। बोथ A एंड B का जो आंसर है वो यहाँ पे सही है कि जो हमारे लिपिड होते हैं इनमें अल्कोहल के रूप में या तो ग्लिसरीन होगा, सॉरी, या तो इसमें आपका ग्लिसरॉल होगा या फिर कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि नॉर्मल रेंज ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन। तो कोलेस्ट्रॉल का जो रेंज है वो कितना होता है, 150 to 200 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, 200 से 250 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, या फिर 250 से 300 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो देखिए हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका 80/120 जो आपका ये वैल्यू है इसके बारे में मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में। तो देखिए जो हमारे यहाँ पर नॉर्मल रेंज होता है कोलेस्ट्रॉल का वो होता है 150 से 200 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि डिजीज रिलेटेड टू लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म यानी कि फैट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दिया गया ओबेसिटी यानी कि आपका हो गया मोटापा, फैटी लीवर, आर्थीरोस्क्लेरोसिस जो है ये सभी क्या होता है, ये सभी लिपिड मेटाबॉलिज्म की यहाँ पे गड़बड़ी की वजह से होता है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, ADEK। ठीक है, ADEK जो है ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसको छोड़ के यानी कि B और C। ठीक है, ये हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस का जो आंसर है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि फैट सॉल्युबल जो विटामिन है वो है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। ठीक है, फैट सॉल्युबल, सॉरी यहाँ पे पूछा गया वाटर सॉल्युबल विटामिन।
ठीक है। तो वाटर सोल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों वाटर सोल्युबल होते हैं यानी कि पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन सोल्युबल इन फैट, तो इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि फैट में सोल्युबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, विटामिन के, ADE ठीक है। ये क्या होते हैं, ये फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं और इसके अलावा जो भी विटामिन है वो सभी वाटर सोल्युबल होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का बेस्ट सोर्स क्या है, फिश लीवर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों जो है वो बेस्ट सोर्स होते हैं विटामिन ए के, ठीक है। विटामिन जो ए है इसका जो सोर्स है वो है फिश लीवर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल एंड कॉड लीवर ऑयल। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि चूज करेक्ट मैच। यहाँ पे आपको जो है आपको करेक्ट मैच को आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। तो चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो देखिए हमारा विटामिन B1 इसको हम थायमिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, पैंटोथेनिक एसिड को हम B3 कहते हैं। तो ऑल ऑफ दिस का जो आंसर है वो सही हो जाएगा। विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं, पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B12 को हम साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि साइनोकोबाल्मिन जो है वो कौन सा विटामिन है। विटामिन B12 को जो है वो हम B12 जो हमारा यहाँ पे विटामिन है इसी को हम साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। विटामिन B6 जो है ये हमारा आपका पैराडॉक्सिन होता है। विटामिन B4 ये पैंटोथेनिक एसिड होता है, पैंटोथेनिक एसिड या फिर नियासिन होता है, नियासिन ही होता है शायद, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये किस तरह का विटामिन है, वाटर सोल्युबल, फैट सोल्युबल या फिर दोनों में सोल्युबल है। तो विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब ये हमारा वाटर सोल्युबल है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए, ठीक है। तो विटामिन ए की पर डे रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 1000 IU। आयु का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। इंटरनेशनल यूनिट जो है ये आयु का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिट। तो जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, ठीक है। कैल्सीफेरॉल इज विटामिन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल विटामिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट, ठीक है। तो देखिए, जो रिकेट्स है ये बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया जो है वो एडल्ट्स में होता है, ठीक है। तो रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो सकता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो कि है विटामिन डी। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन ई को जो है वो हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, ठीक है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन जो है वो विटामिन ई होता है, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि विटामिन नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि जरूरी है, ADE के, विटामिन के जो है ये जरूरी होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि फॉलिक एसिड है, ठीक है। तो फॉलिक एसिड में क्या क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, पाबा होता है, टेरिडीन होता है या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सभी स्टूडेंट जो है वो पाबा का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि पाबा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, जो हमारे यहाँ पे फॉलिक एसिड है ये अकेले केवल एक एसिड नहीं होता है, ठीक है। फॉलिक एसिड में 3 चीजें होती है, ठीक है। फॉलिक एसिड जो है इसमें 3 चीजें होती हैं। पहला आपका हो गया ग्लूटामिक एसिड, दूसरा आपका हो गया पाबा और तीसरा हो गया टेरिडीन, ठीक है। ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फॉलिक एसिड अकेले नहीं होता है, ग्लूटामिक एसिड, पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड जो कि पाबा का फुल फॉर्म है और टेरिडीन जो है ये तीनों मिला के फॉलिक एसिड बनते हैं, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एंटी परनीसियस फैक्टर किस विटामिन को कहते हैं। तो विटामिन B12 जो है इसी को हम एंटी परनीसियस फैक्टर कहते हैं, ठीक है। एंटी परनीसियस फैक्टर किसे कहते हैं, विटामिन B12 को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट प्रेजेंट इन एंजाइम। तो एंजाइम के अंदर ऐसा पार्ट जो कि नॉन प्रोटीन होता है उसे हम क्या कहते हैं, को एंजाइम कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको हम को एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एंजाइम है, ठीक है, हम यहाँ पे एंजाइम लिख देते हैं, ठीक है। एंजाइम, ठीक है, ये हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना हो सकता है। एक इसमें आपका होगा प्रोटीन वाला पार्ट, एक आपका प्रोटीन होगा, एक आपका नॉन प्रोटीन होगा, ठीक है। एक आपका प्रोटीन होगा, एक आपका नॉन प्रोटीन होगा। जो आपका प्रोटीन होगा इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एपो एंजाइम, एपो एंजाइम, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन वाला पार्ट है उसे कहेंगे एपो एंजाइम, जो हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे कहेंगे को एंजाइम, ठीक है।
एपो एंजाइम और को एंजाइम, एपो एंजाइम और को एंजाइम, ठीक है, इन दोनों को मिला के जो बनता है उसे हम कहेंगे होलो एंजाइम, ठीक है। होलो का मतलब क्या होगा, पूरा, ठीक है, होलो, होलो एंजाइम किसे कहेंगे, ठीक है, होलो एंजाइम किसे कहेंगे, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम। तो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है कि जो हमारा होलो एंजाइम है इसमें हमारा प्रोटीन वाला पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन, यानी कि पूरा जो एंजाइम है इसी को हम होलो एंजाइम कहते हैं। जो इसका प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम कहेंगे एपो एंजाइम और जो यहाँ पे नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे हम कहेंगे को एंजाइम, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विल बी मैक्सिमम एट टेम्परेचर, तो कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसपे कि जो हमारा यहाँ पे एक्टिविटी है एंजाइम का ये मैक्सिमम होता है। तो देखिए इसका एक यहाँ पे ग्राफ बनता है, यहाँ पे आपका एक्टिविटी का ग्राफ रहता है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक यहाँ पे सर्टेन लिमिट तक क्या होगा कि जो यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जो आपका यहाँ पे एंजाइम है वो डीनेचुरेट हो जाएगा और यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो कम हो, ठीक है, वो आपकी कम हो जाएगी। तो जो यहाँ पे इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे जो यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी है वो बढ़ती है, उसके बाद वो कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि द टेम्परेचर एट विच एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज मैक्सिमम, तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे कि जो यहाँ पे आपकी एंजाइम की एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होती है, उससे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, नाम से क्लियर है। और ऐसा पीएच जिसपे कि जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उसे हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जो आज की क्लास है इसमें हमने टोटल 36 MCQ किया हुआ है और आज की क्लास में इतना ही। आपको ये सभी MCQ जो है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और कल की क्लास में हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक वीडियो अपलोड करेंगे, क्लास करेंगे और उसी में पूरा आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कवर हो जाएगा। वैसे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो प्लेलिस्ट है वो बना हुआ है, ठीक है, लेकिन हम कल एक बार फिर से फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक ही क्लास में हम पूरा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है उसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो जो आज की क्लास है उसको लाइक जरूर करें, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर जरूर से कर दें। जय हिंद।